नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी दोस्तों एक फोटोग्राफर लड़का जिनका नाम है निखिल, भागलपुर बिहार का, साल 2015। आज की कहानी उन्हीं की है। तो क्या हुआ था निखिल के साथ में, आइए उनकी इस कहानी में चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। ये जो घटना मेरे साथ में घटी थी, साल था 2015। मैं फोटोग्राफर हूँ और मेरे भाई का ये अपना खुद का स्टूडियो है और दोनों भाई हम उसी स्टूडियो में अपना काम करते हैं और उसी से हम लोग का परिवार का भरण पोषण होता है। भैया शादीशुदा है और मैं कुंवारा था उस वक्त में। अब फोटो स्टूडियो है तो वहाँ पर अब तरह तरह के लोग भी आते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। आज ज़्यादातर तो लड़कियाँ, औरतें हमारे स्टूडियो पर आती थी। हमारी स्टूडियो उस जगह पर फेमस था, अच्छी फोटोग्राफी हम लोग करते थे। अब बड़े भाई के पास तो बहुत गजब का हुनर था और वही हुनर मुझे भी अब सिखा रखे थे। ज़्यादातर उनका समय अपना स्टूडियो में बीतता था और जो बाहर का काम होता था वो मैं करता था। किसी का जन्मदिन का पार्टी हो, कोई शादी ब्याह का फ़ोटो अब खींचना हो तो भैया मुझे भेजा करते थे। और उन दिनों में मुझे एक लड़की से दोस्ती हो गई थी, उसी स्टूडियो में वो मुझसे मिली थी और इसके बाद अब दोस्ती आगे बढ़ती चली गई। लेकिन दोस्ती जो थी, अभी हम लोग इतना नज़दीक से मिल नहीं पाए थे। हाँ, सब कुछ फ़ोन पर होता था, हाय हेलो, और यही सब चल रहा था। आखिरकार 6 महीना इस बात को बीत गया था और आखिर हम दोनों ने मिलने का फैसला किया। अब मिलना था अब एक सरकारी स्कूल में, वो भी रात के वक्त में, समय रात को 11 बजे। और हम दोनों का एक तरह से अब मिलने का अड्डा वो सरकारी स्कूल बन चुका था। स्कूल के पीछे हम लोग चले जाते थे, वहाँ पर बैठने का, और वो जगह पर मुझे हम दोनों को अच्छा भी लगता था। और हम 3-4 बार उस रात में जा कर के और दोनों हम मिल लिया करते थे। और इस तरह हमारा जो प्रेम का सिलसिला था वो शुरुआत हो चुकी थी। अब जो मौसम था शादी ब्याह का वो आ चुका था। अब हमारा काम जो था बढ़ चुका था। अब शादी ब्याह का, फंक्शन का, फ़ोटो का ऑर्डर ज़्यादा आने लगा और इसी बीच एक ऐसा काम आ गया और वो हमें काम दूर जाके करना था। हमारे मोहल्ला से कम 10-12 किलोमीटर का वो फासला था जहाँ पर मुझे जा के फ़ोटो शूट करना था। एक जन्मदिन की पार्टी थी और वो मुझे काम करना था। भैया ने जो बताए थे, भैया के पास और भी कई लड़के थे, वो बाहर का भी काम किया करते थे, लेकिन इस काम के लिए भैया ने मुझे ही चुना था और मैं खुशी खुशी उस काम को करने के लिए तैयार हो गया। अब रात की पार्टी थी और मैं अपने काम के लिए 8 बजे के बाद निकल गया, क्योंकि 10-12 किलोमीटर का सफ़र भी था और वो भी रास्ता भी सही नहीं था उस टाइम में, और मोटरसाइकिल से सफ़र करना था, अंधेरी रात भी थी। और उस टाइम जो और भी लड़के थे भैया के पास में काम करते थे, अब ज़्यादा काम था, काम बढ़ा हुआ था, नहीं तो हम लोग अकेले नहीं जाते थे, कोई ना कोई लड़का साथ में होता था। लेकिन उस रात मैं अकेले ही उस काम पर निकला था। और जब मैं उस जगह पर पहुंच गया तब मेरी प्रेमिका का फ़ोन आया कि निखिल, आज रात मिल रहे हो ना। अब मैं सन से रह गया। मैंने उसको बोला था कि भाई आज रात में हम उसी स्कूल पर मिलेंगे, और काम के उलझन में ऐसा फंसा हुआ था कि मेरे दिमाग से निकल गया। और मैं अब सोचते हुए कहने लगा, हाँ हाँ ज़रूर मिलेंगे, अभी मैं किसी जगह पर आया हुआ हूँ फ़ोटो खींचने के लिए, और वो मेरा काम 10 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और इसके बाद मैं वहीं स्कूल पर ही आऊँगा, आप वहीं पर आ जाना, हम दोनों वहीं मिलेंगे। इसके बाद फ़ोन
कट गया था। मैं अब उस जगह पर पहुंच गया था। अब जो फंक्शन था अब थोड़ा देर से स्टार्ट हुआ। अब मैं फ़ोटो वोटो खींचने लगा। ऐसे करते करते अब रात के करीब 10 बज गया, लेकिन जो फंक्शन था अभी चल ही रहा था। मैं बार बार घड़ी देख रहा था कि कब इनका फंक्शन ख़त्म हो ताकि मैं निकलूं। उधर मेरी प्रेमिका स्कूल पर इंतज़ार करेगी 11 बजे। लेकिन इनका फंक्शन तो लग रहा था कि अभी और चलेगा, 1 डेढ़ घंटा चलेगा। मेरा मन बहुत विचलित था। मैं समय को देख रहा था बार बार घड़ी की तरफ, और घड़ी अब तेजी से अब बढ़ती जा रही थी। मुझे लगने लगा कि मामला निपटेगा नहीं, ये ज़रूर ये लेट होगा पार्टी। और मैं कहने लगा जिसका मालिक था, जिस जिस जगह पर मैं गया था, कि साहब मुझे दूर जाना है, थोड़ा आप जल्दी कर लेते। वो कहने लगे हाँ हाँ, बस थोड़ा ही देर में पार्टी खत्म हो जाएगी, आप निकल जाना। और वही हुआ। 11:15 पार्टी खत्म हुई। मैंने चैन का सांस लिया। अगर मैं वहाँ से बाइक दौड़ाता भी ना तो मैं पहुँच सकता था, 15-20 मिनट ज़रूर लगता, लेकिन मैं अपने उस सरकारी स्कूल के ठिकाने पर पहुँच जाता। मैंने अपना कैमरा वैमरा संभाला और जल्दीबाजी में खाना भी नहीं खा पाया था। वो उसके जो मालिक थे जिस घर में गया था, उन्होंने मेरे लिए खाना पैक करके दे दिया कि बच्चे ले जाओ, थैले में रख लो और घर पर तसल्ली से खा लेना, तुम तो बहुत काम में बिजी थे, खाना भी नहीं खा पाए, तो इसको आप ले जाओ। मैंने मना नहीं किया, खाना को थैले में रख दिया और सोचा कि चलो आज प्रेमिका के साथ बैठ करके और उसे स्कूल पर दोनों जने हम इस भोजन का स्वाद लेंगे। और फिर मैं बाइक स्टार्ट किया और चल पड़ा। अब जल्दीबाजी में जितना तेज चला सकता था बाइक चलाता रहा। मैं एक रास्ता भटक गया। जिस रास्ते पर मुझे मुड़ना चाहिए था उसका उल्टा रास्ता मैंने ले लिया, वो भी जल्दीबाजी में। मेरा ध्यान अपनी प्रेमिका पर थी और उसी के बारे में सोचता रहा, और ना जाने कब मैं ये रास्ता चेंज कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई अब तक तो मुझे पहुँच जाना चाहिए था, मेरे जो इलाका था अब तक नज़र आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई लक्षण मुझे रोड पर दिखाई नहीं दे रहा था कि हम जो मेरा इलाका है अभी तक क्यों नहीं आया। और लेकिन जब तक मैं जान पाता तब तक तो मैं बहुत आगे उस रोड पर आ चुका था। अब वहाँ का भौगोलिक स्थिति अलग ही थी। अब मैं समझ गया कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, अब मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। अब मैं बाइक अब मोड़ने लगा। अब मोड़ करके फिर वापसी के लिए जैसे ही चला, और थोड़ी ही दूर जा करके मेरी बाइक बंद हो गई। ऐसा लगा कि बाइक की पेट्रोल खत्म हो गई। ऐसा अब कैसे हो सकता भाई, बाइक में पेट्रोल थी मुझे जहाँ तक पता था, और लेकिन अब तो वो सुई हिल भी नहीं रही थी, बिल्कुल जीरो दिखा रही थी। ऐसा कैसे हो गया भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं ऐसे इलाके में था वो जो मेरे लिए अब अनजान था, और आस पास में मुझे कोई बस्ती, कोई दुकान, रोड पर कुछ ऐसा चीज़ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अब ऐसे जगह पर फंसा हुआ था कि और मेरी बाइक बंद, अब कोई मदद भी मुझे मिलती हुई नहीं दिख रही थी। मैं बार बार रोड पर इधर उधर देख रहा था। उस रोड पर कोई ट्रैफिक भी चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रामीण क्षेत्र का रोड था, और रात में वैसे भी रोड बहुत कम चलता है, अब उनमें से ही वो रोड था। अब मैं सही मायने में उस जगह पर बुरी तरह से फंस गया था। मैं अपना बाइक स्टैंड पर लगा के अब आगे कभी पीछे अब इधर उधर घूम रहा था। मैं फ़ोन अपना ऑन ऑन तो था ही फ़ोन। हाँ, मैं अपना प्रेमिका को फ़ोन मिलाया। घंटी एक बार बजी और इसके बाद फ़ोन कट गया। और इसके बाद मुझे लगा कि ये फ़ोन क्यों उसने, मेरी प्रेमिका ने क्यों काट दिया, वो मेरे से बात क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ। आज मैं तो गुस्से में था। दोबारा जब फ़ोन मिलाया तो फ़ोन एकदम कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था, बेल जा ही नहीं रही थी। और तब मेरा ध्यान गया
अपने फ़ोन के नेटवर्क पर। नेटवर्क का एक भी डंडी अब मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल वो भी जीरो हो चुकी थी। जैसे मेरा पेट्रोल की टंकी जैसे जीरो हो चुका था, वैसे भी नेटवर्क जीरो हो चुका था। ये कैसे हो गया भाई? मैं ऐसा कौन सी ऐसी जगह में आ गया हूँ जहाँ कुछ देर पहले नेटवर्क था, अब बिल्कुल नेटवर्क गायब हो गया। ये क्या हो गया? मैं अब इस जगह फंसा था। मैं कोशिश किया इधर उधर जा कर के कि जहाँ पर मुझे फ़ोन का नेटवर्क मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। मुझे लगा कि अब यहाँ से मुझे पैदल ही अपनी बाइक को घसीटते हुए वापस जाना पड़ेगा, और वही मैं अब करने को ठान लिया था। मैं भूत प्रेत को कभी आज तक अपनी निगाहों से देखा नहीं था, और ना मुझे इन पर यकीन था। मैं किस्से कहानियों में, फिल्मों में ज़रूर इनको देखा था। बस मैं जानता था कि ये बस किस्से कहानियों में होते हैं, वास्तविक दुनिया में इनका कोई मतलब नहीं है। और मैं इन चीज़ों से बहुत दूर था। मैं अपने बाइक को घसीटता हुआ, अब धकेलता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा, जो मेरे घर की तरफ रास्ता जाता था। और मैं अब परेशान भी था। उधर मेरी प्रेमिका उस स्कूल पर बैठी होगी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी, और इधर मैं अब बाइक को ढकेलता हुआ ना जाने कब तक पहुंचूंगा। लंबी दूरी थी, मैं पहले ही काफ़ी उल्टा दिशा में आ चुका हूँ, तो इस हिसाब से तो ना जाने कब तक मैं पहुंचूंगा, खुद मुझे मालूम नहीं था। और गुस्सा भी आ रहा था मुझे अपने आप पर, लेकिन अब जो हो चुका, अब उसके पीछे तो दौड़ा नहीं जा सकता। और वैसे ही मैं अपना बाइक धकेलते हुए अब आगे बढ़ता रहा। और जैसे ही कुछ देर आगे पहुंचा, सामने से एक दुल्हन के लिबास में एक औरत आती हुई दिखाई दी। मैं जब उस औरत को देखा तो मैं एकदम दंग रह गया कि भाई, इतनी रात को, और वो भी दुल्हन के लिबास में, कोई अकेली लड़की इस रात में सड़क पर क्यों निकलेगी? क्या मतलब है इसका? मैंने सोचा चलो, अगर आ ही रही तो इसे मैं पूछ लूँगा कि यहाँ पर कोई पेट्रोल का ऐसा कोई दुकान मिल जाए, कोई मिस्त्री मिल जाए जो मेरी बाइक को थोड़ा पेट्रोल डाल दे, या कुछ और कमी हो तो भी सही कर दे। मैं इस लड़की से ज़रूर पूछ लूँगा। वो लड़की आगे से आती हुई दिखाई दी, और जब बिल्कुल नज़दीक आ गई ना, तो खुद वो लड़की मेरे पास, जहाँ मेरी बाइक में खड़ा करके इंतज़ार कर रहा था, और वो मेरे पास आकर के रुक गई। तब मैंने उसको बड़े गौर से देखा। दुल्हन के लिबास में थी, घूंघट काढ़ी हुई थी, लेकिन चेहरा झलक रहा था। गोरी चिट्ठी, सुंदर सी, मासूम सी उस टाइम मुझे लग रही थी, और वो मेरे को घूर रही थी। हम एक दूसरे को तरफ देख रहे थे। वो मुझे इस जगह पर शायद ऐसी पोजीशन में देख करके वो भी चौंकी होगी, और मैं भी उसको देख करके चौंका, लेकिन कोई भी किसी से बोल नहीं रहा था। और तभी वो लड़की जो मेरे गले में कैमरा देखा, कैमरा में अपने गले में लटका कर रखता था, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और कहने लगी, फोटोग्राफर हो? बड़ी ही आवाज़ उसकी मीठी थी। मैं बोला, हाँ हाँ, मैं फोटोग्राफर हूँ, और मैं एक फ़ोटो शूट करके आ रहा हूँ। मेरी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब फ़ोन यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है। मैं ना जाने किस जगह फंस गया हूँ। मैं इस रोड पर पहली बार आया हूँ। क्या आपको कोई जानकारी में ऐसा कोई घर, दुकान जहाँ मुझे पेट्रोल मिल जाए, कोई मेरी मदद कर सके? वो लड़की मेरी तरफ देख करके अब मेरी बात को सुन नहीं रही थी, बस कह रही थी कि फोटोग्राफर हो ना, तो मेरी एक फ़ोटो खींच दो, देखो मैं सही लग रही हूँ ना। मैं अपना दुखड़ा रो रहा, और वो फोटो के पीछे पड़ी हुई। मैं बोल रहा था कि मैडम, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका तो कम से कम जवाब दे दो। आप आसपास में कहीं रहती हो ना, तो वहाँ ग्राम बस्ती तो होगा, वहाँ मुझे कोई किसी घर में पेट्रोल मिल सकता है क्या? लेकिन उसको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। वो खुश थी कैमरा देख करके, और कह रही थी मुझे आप एक फ़ोटो खींच दो, सुंदर सा फ़ोटो निकाल दो। मैं बड़े गुस्से में था उसकी बात सुन करके। अब मैं कहने लगा, मैडम आपको अपनी फ़ोटो की पड़ी है, अब मुझे अपनी पड़ी है।
मुझे अब बाइक में पेट्रोल नहीं है, यहाँ फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, अब मुझे रात में अब अपने घर पे पहुँचना है। तो कुछ तो आप मदद कीजिए। आप कहाँ रहती हैं और आपके गांव के आसपास में कोई ऐसा दुकान हो जो मुझे पेट्रोल मिल सके। तब वो थोड़ा सीरियस हुई, कहने लगी हाँ है ना, चलो मेरे पीछे पीछे। मैं तो खुश हो गया एक पल कि चलो इस लड़की ने इतना तो बोल दिया। और तब मुझे ख्याल आया कि अरे ये दुल्हन की भेष में क्यों है। मैं पूछा चलते चलते, वो आगे चल रही थी, मैं पीछे पीछे बाइक धकेलते हुए। मैं पूछ पड़ा कि मैडम आप दुल्हन की भेष में क्यों हो, आपको तो अपने घर में रहना चाहिए, क्या आपकी शादी कब हुई है। वो पीछे मुड़ के देखी और एक तरह से मुझे घूर रही थी। कोई जवाब नहीं दिया और फिर आगे की तरफ चल पड़ी। उसका रवैया देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ कि ऐसा कोई जवाब नहीं दिया, मुझे मुड़ करके घूर कर देखा और फिर आगे की तरफ चल पड़ी। मुझे लगा कि सवाल शायद उसको बुरा लगा हो, मुझे नहीं पूछना चाहिए, और वही मैंने किया। उससे मैं दोबारा वो सवाल नहीं पूछा। वो चलती रही और मैं उसके पीछे पीछे बाइक धकेलते हुए चलता रहा। उसी रोड पर पीछे की साइड में अब करीब 500 मीटर के आसपास हम लोग चल चुके थे। अब फिर अचानक एक जगह पर वो दुल्हन लड़की रुक गई, और जब वहाँ रुकी थी ना, तो वहाँ से एक बाएं साइड में पतला रास्ता खेतों के साइड में जा रहा था, और कहने लगी कि देखो सामने वो घर है, वहाँ पर मिस्त्री रहता है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा, अब तो मेरी फ़ोटो खींच दो। मैं खुश हो गया कि चलो इस लड़की ने मुझे इतना तो मदद किया, अब मैं इसकी फ़ोटो खींच देता हूँ। और वही मैंने किया, मैंने उसका 2 फोटो खींच दिया। वो कहने लगी कि मेरा फ़ोटो कब दोगे। मैंने बोला कि अपना ठिकाना बता दो, गांव कहाँ रहती हो। तब वो कहने लगी कि देखो दाहिनी साइड में वो गांव दिख रहा है। मैं देखा उधर बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा था, कोई भी मुझे दिया बाती जलते हुए नजर नहीं आ रही थी, पेड़ों का इलाका था। तब वो कहने लगी कि देखो तुम्हें वो गांव नहीं दिख रहा है पेड़ों के उस साइड में। मैंने बोला ना, मुझे नहीं दिख रहा है। वो अब इधर उधर देखती रही कि अब करे तो क्या करे, मुझे बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा था। और तब वो कहने लगी कि कब आप फोटो लेके आओगे। मैंने बोला कोई हमारा टाइमिंग नहीं होता है, आप अपना एड्रेस बता दो, मैं हो सकता है कि लड़के के हाथ आपका फ़ोटो भिजवा देंगे, जब इधर कोई लड़का आएगा और उस टाइम आपको फ़ोटो दे दिया जाएगा। और तब वो एक ग्राम का नाम बताया कि आप उस ग्राम में पता कर लेना, ग्राम आपको मिल जाएगा। और फिर अपने वो पिताजी का नाम बताया, मैं उनकी बेटी हूँ और घर में पहुँचवा देना फ़ोटो। और फिर धन्यवाद करके और वो अंधेरे के साइड में जिधर उसने अपना गांव बताया था और उसी तरफ वो चल पड़ी थी। मैं कुछ पल तक उसको देखता रहा। जब वो अंधेरे में गायब हो गई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इतनी रात को और दुल्हन की भेष में ये लड़की, उसको डर नहीं लग रहा है। अरे भूत प्रेत तो छोड़ो, अब इस रोड पर चोर और चक्की भी तो रात में घूमते हैं, कोई इसके साथ कोई हादसा हो जाए। तब मैं यही सोच के घबरा रहा था। मैं अब उस कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गया बाइक लेकर के, जिधर वो लड़की बताई थी कि आगे एक घर है, वहां मिस्त्री रहता है। वाकई में जब उस घर के पास पहुंचा तो हल्की लाइट जल रही थी। मैं जा कर के दरवाजे पर, मिस्त्री जी आप हो घर में, आप जरा बाहर आइए, आवाज़ लगाने लगा। आप वास्तव में वो घर का दरवाज़ा खोला, एक अधेड़ व्यक्ति लुंगी पहने, बनियान पहने बाहर निकला। कई पल तक तो मुझे देखता रहा। फिर बोला कि कहिए क्या काम है। मैं अपना दुखड़ा सुनाया कि मिस्त्री जी मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गई है, आप मदद कर दीजिए, अगर आपके पास पेट्रोल पड़ा हो तो मेरे बाइक में डाल दीजिए। मैं सारा दुखड़ा उसके आगे अब समझा दिया। वो मेरी तरफ देखता रहा। फिर कहने लगा कि आप इस साइड के तो लग नहीं रहे हो, कहाँ से आए हो। फिर मैं अपना इलाके का नाम बताया, स्टूडियो का नाम बताया
कि मेरी फलानी जगह पे स्टूडियो है, मेरे भाई बैठते हैं, मैं वहाँ से आया। तब वो कहने लगा कि आपको मेरे घर का पता किसने दिया। मैं उस दुल्हन की लड़की के बारे में बताया कि वो दुल्हन लड़की मुझे आपको घर दिखाई है। मैंने उसको फोटो भी खींचा। अब जैसे ही मैंने दुल्हन लड़की का नाम लिया, वो जो मिस्त्री था अधेड़ व्यक्ति, वो एकदम डर के कांप गया और दरवाजे में एकदम घुस गया, दरवाजा बंद करने लगा। मैं इसकी जो हरकत देखा तो मैं भी घबरा गया कि भाई मैंने ऐसा कौन सा बात बोल दिया कि इससे ये डर चुका है। वो दरवाजे के अंदर जाके दरवाजा बंद करने लगा और तब तक मैं बोला, मिस्त्री जी आप रुको तो सही, आप दरवाजा तो खोलो, बंद क्यों कर रहे हो। मैं जब तक दरवाजे पहुंचता वो दरवाजा बंद कर लिया। हाँ, कहने लगा आप चले जाओ यहाँ से, आपको कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आप उस दुल्हन लड़की को लेकर के हमारे घर तक आ गए हो। वो लड़की न आपको छोड़ोगी बक्सेगी छोड़ेगी और ना मुझे छोड़ेगी, ऐसा डरते हुए आवाज़ में वो कहने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पाया उस वक्त में कि ऐसा मैंने क्या कर दिया है। अब मैं इधर उधर देख रहा है, वो दुल्हन लड़के कोई पता नहीं, वो तो अंधेरे में चली गई थी। इधर दरवाज़ा मिस्त्री ने बंद कर दिया। ऐसा क्या हो गया भाई। मैं दरवाजे पर पहुंच गया और दरवाजा पीटने लगा, मिस्त्री जी मदद तो कीजिए मेरा, देखिए मैं दूर से आया हूं, आप इतना तो कर सकते हैं ना। लेकिन मिस्त्री बहुत डरा हुआ था, अंदर से ही आवाज़ दे रहा था कि आप यहाँ से चले जाओ, आप बहुत बड़े खतरे में हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वो दुल्हन लड़की दुल्हन नहीं है, वो एक आत्मा है और आपके साथ में है वो, अब आपको छोड़ेगी नहीं। अगर मैंने आपका मदद किया तो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, आप भी मारी जाओगी, मैं भी मारी जाऊंगा। जब मिस्त्री ने यह बात बोला ना, तो पहली बार मुझे डर लगा था। वास्तव में मैं डर चुका था। जो मिस्त्री का कथन था कि वो लड़की वास्तव में वो एक आत्मा है, अब क्या होगा भाई। लेकिन मैं बार बार अपनी बाइक की तरफ देख रहा हूं, लड़की कहीं पर नहीं है। रास्ता मुझे साफ नजर आ रहा है, कहीं पर दुल्हन लड़की नजर नहीं आ रही। आइए मिस्त्री इतना क्यों डर गया है। मैं कहने लगा दरवाज़ा पीटते हुए कि मिस्त्री जी आप मुझे पेट्रोल दे दीजिए, मैं पेट्रोल खुद डाल लूँगा, आप डरिए मत, बस इतना काम तो कर सकते हैं। मिस्त्री कहने लगा बिल्कुल नहीं, मैं आपका कोई इस टाइम मदद नहीं करूँगा, अगर मैं मदद करूँगा तो मैं भी मारा जाऊँगा। बार बार वही बात। अब मैं पीछे मुड़ता देखता कि जो मिस्त्री बोल रहा है वो सच है क्या। लेकिन वो दुल्हन लड़की मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। मैं सोचने लगा कि ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये मुझे डरा क्यों रहा है। अभी तक वो लड़की मुझे दोबारा दिखाई नहीं दी थी। अब मैं बार बार वही विनती करने लगा। अब मैं जा भी कैसे सकता था, मेरे पास पेट्रोल नहीं, अब फ़ोन में टावर नहीं, मैं किसी से अपने से बात नहीं कर सकता। अब बड़े बुरी तरह से विपदा में फंसा हुआ था और मैं बार बार मिस्त्री को गुहार कर रहा था। मिस्त्री मेरी बात सुनने को राजी नहीं, वो तो सीधा कह रहा था कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपका कोई मदद नहीं करूँगा। आखिरकार मुझे अब लौटना ही पड़ा। मैं अपने बाइक को घुमाया कि चलो अब धकेलते हुए अपने जितना दूर आप सफ़र कर सकते हैं उतना देर हम करेंगे। अब फिर मैं अपने बाइक को धकेलते हुए मेन रोड पर आने लगा। आज जैसे ही मेन रोड पर आया ना, मुझे वो लड़की साफ दिखी, रोड पर खड़ी हुई, वही वेशभूषा, वैसे ही सब कुछ जैसे मैंने पहले देखा था। अब मुझे अब डर लगा उसको देख करके कि मिस्त्री ने बोला था कि वो लड़की एक आत्मा है, वो जीती जागती नहीं है। और तब तक वो लड़की मेरे बाइक के पास आ गई और कहने लगी पेट्रोल मिल गया ना, मैं बोली थी ना कि पेट्रोल मिल जाएगा। अब मैं उसका देख करके मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं पूरी तरह से डरा हुआ था। और वो लड़की अब पल पल मेरे नज़दीक होती जा रही थी। ऐसा क्यों कर रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो तो मेरे सामने वापस गांव की तरफ चली गई थी।
कब आकर के फिर दोबारा रोड पर खड़ी होगी मुझे अब समझ नहीं आ रहा था। अब जैसे ही नज़दीक आई ना, तो मैंने सुना था कि भूत के पैर उल्टे होते हैं, चुड़ैल का पैर उल्टे होते हैं। अब मैं चेहरा तो देख लिया था, चेहरे में मुझे कोई बदलाव नज़र नहीं आया। देखने में एक साधारण सी लड़की शकल सूरत वाली अब मुझे लग रही थी, घूंघट में जरूर थी। लेकिन मैं जब पैरों की तरफ ध्यान देना शुरू किया और वो जब चल करके आ रही थी ना, तो मैं देखना शुरू किया। जब बिल्कुल मेरे पास में आके तब मैंने स्पष्ट देखा कि जैसे मैंने सुना था वैसे ही उसके पैर उल्टे साइड में थे। अब सही मायने में मैं इतना डर चुका था कि बाइक को अपना उसी जगह पर छोड़ करके अब मिस्त्री के घर की तरफ दौड़ पड़ा। चीखते चिल्लाते ऐसे लग रहा था कि मेरी जान उस रात में वहीं पर निकल जाएगी। वो चुड़ैल मुझे क्या मारेगी, वो आत्मा मुझे क्या मारेगी, मैं तो डर से ही मर जाऊंगा। और चिल्लाते हुए मैं मिस्त्री के दरवाजे पर पहुंच गया था और वो दुल्हन लड़की मेरी पीछा करते हुए और उस मिस्त्री के घर से कुछ ही दूर पर आकर के खड़ी हो गई थी। उसके घर के अहाते में प्रवेश नहीं किया था। मैं अब मिस्त्री के दरवाजे पर था और दरवाज़ा पीट रहा था। मिस्त्री जी, आप सही कह रहे थे, वो लड़की वास्तव में भूत ही है, मुझे आप अंदर ले लीजिए, मुझे मेरी जान बचाइए। मिस्त्री कह रहा था, नहीं भाई, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, आप अपनी जान खुद बचाओ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा और वो लड़की अब जिस जगह पर खड़ी थी उसी जगह पर खड़ी अब मेरी तरफ देख रही थी, घूर रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ रही थी। वो समझ रही थी कि मैं अब फंस चुका हूँ, मिस्त्री तो दरवाज़ा खोलेगा नहीं और मैं तो फंसा हुआ हूँ इसके, कभी भी मुझे वो पकड़ सकती थी, मुझे मार सकती थी। मुझे ऐसा ही अब लग रहा था उस वक्त में। लेकिन तभी आपस में मिस्त्री के परिवार जो था अंदर में, शायद उनके माँ थे या जो भी घर में कोई था, वो आपस में बात करने लगे। अरे बेचारा देखो ना, फंसा पड़ा है, वो दुल्हन उसको मार देगी, तुम अंदर तो ले लो, तुम्हारे घर में तो नहीं आ पाएगी ना। अब दरवाज़ा खुला, अब मिस्त्री बोला जल्दी से अंदर आओ। इसके बाद मैं दौड़ते हुए एक तरह से घर के अंदर प्रवेश कर गया। मिस्त्री ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हाँफ रहा था। मिस्त्री घर में हल्की रोशनी थी और मैं एकदम लंबी लंबी सांस लेता हुआ ज़मीन पर बैठ गया। मुझे लगा कि अब मेरी जान बच गई है, मैं एक जंग जीत गया हूँ। अब मुझे वो दुल्हन लड़की कुछ भी नहीं कर पाएगी। और मिस्त्री मेरी तरफ देख रहा था। अब पूछने लगा कि तुम्हें ऐसे क्या पड़ी थी इस रोड पर रात को गुजरने में? क्या तुम्हें जानकारी नहीं कि इस रोड पर रात के टाइम में कोई अकेले गुजरता नहीं है? मैं उसकी बात का जवाब देता रहा कि नहीं भाई, नहीं चाचा, मुझे नहीं मालूम था, मैं तो गलती से इस रोड पर आ गया था। वो मिस्त्री चाचा खेत में ही अपना घर बना रखे थे और दिन के टाइम रोड पर वो दुकान लगाया करते थे, पंचर का, बाइक मरम्मत का, साइकिल का सारा काम करते थे। और उनका परिवार भी था, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, लड़की थी, लड़का था। अब सब तक जग चुके थे। अब मेरी तरफ देख रहे थे, वो भी डरे हुए थे उस चुड़ैल के कारण जो उनके घर के अहाते के पास में खड़ी हुई थी। अब पानी वानी मुझे पिलाया गया और तब मुझे जाकर के थोड़ी तसल्ली हुई। मैं कहने लगा कि चाचा, क्या वो चुड़ैल यहाँ आपके घर में नहीं आएगी? तब चाचा कहने लगे, नहीं, मेरे घर के अंदर नहीं आ सकती, मैंने अपने घर को अच्छी तरह से किलाबंदी कराया हुआ है एक तांत्रिक के द्वारा, और इसीलिए वो मेरे अहाते से दूर खड़ी हुई है। अगर ये मैंने नहीं काम करवाया होता तंत्र विद्या का, तो हमारे घर के अंदर भी आ सकती थी और तुम फिर जिंदा नहीं बचते और हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही होता। अब मैं समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर दुल्हन लड़की कौन है। मैं उस टाइम तो कुछ पूछ ही नहीं पाया था, इतना हम डरे हुए थे। मैं भी डरा हुआ था और उनका जो परिवार के बच्चे थे वो भी डरे हुए थे। अब जैसे तैसे हम लोग रात गुजारने लगे और इसके बाद उस दुल्हन लड़की की हंसी की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और जब हंसती थी ना, तो गिद्धड़ों की भी रोने की आवाज़
सुनाई देती थी। ऐसा सिलसिला रात भर चलता रहा। जब सुबह हुई ना, तब उसकी हंसी की आवाज़ रुकी और गीदड़ों की रोने की आवाज़। और तब हमें लगा कि अब हम सुरक्षित हैं। सुबह हुआ तो मैं अब समझ रहा था कि मेरा नया जन्म हुआ है। अगर मैं उस रात उस चुड़ैल लड़की के पल्ले अगर मैं पड़ जाता, अगर मिस्त्री दरवाज़ा नहीं खोलते, तो मैं तो जिंदा बचता ही नहीं। तब मैं सुबह में पूछा कि चाचा ये कौन लड़की है? उसका तो मैंने फोटो भी खींचा है। तब चाचा कहने लगे, अरे तुमने उसका फोटो खींचा है, तभी तो तुम्हारे पीछे आई है, जल्दी से उसका फोटो डिलीट करो, हटाओ। फिर मैंने जब फोटो देखा डिजिटल कैमरे में, तो मुझे धुंधला धुंधला साया नजर आ रहा था। जबकि जिस टाइम में मैंने फोटो खींचा था अब बिल्कुल स्पष्ट था। लेकिन ये कब धुंधला हो गया, कैसे क्या हो गया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आखिरकार दोनों फोटोग्राफ को मैंने डिलीट कर दिया। चाचा का कहना था कि अगर ये फोटो तुम्हारे कैमरे में रहेगा ना, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चली जाएगी। और मुझे भी लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी उसका फोटो उस रात में खींच करके। अब मैं पूछने लगा कि चाचा वो अपना घर बताई थी, उस गांव की रहने वाली है, अपने पिता के नाम बताई थी, क्या ये बात उसने सही बताई थी? तब वो कहने लगे कि हाँ बेटे, ये बात मैंने भी सुना है, ये बहुत पहले की बात है। जब उसकी शादी हो रही थी ना, तभी उसके साथ ऐसा कुछ हादसा हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। तब से वो चुड़ैल बन चुकी है। ये बहुत पहले की बात है, जब हम बच्चे थे, हमें भी याद नहीं है। और उसकी आत्मा अभी भी इस रोड पर उस गांव की तरफ भटकती रहती है। और जो भी अकेले कोई गुजरता है, अब उसको पकड़ के ले जाती है, मारने की कोशिश करती है। अगर उसका किस्मत अच्छा हुआ जैसे तुम्हारा, तो बच भी गया। जब मैं उसकी कहानी सुना तो मैं और डर गया था। और इसके बाद मैं अब चाचा के मदद से पेट्रोल डलवाया। अब वास्तव में मेरी टंकी का पेट्रोल कहाँ गया मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आज सुबह होते ही जब मैं अपने बाइक के पास पहुंचा, सोचा कि एक बार मोबाइल के देख लूं टावर आया कि नहीं। आप देख रहा हूं तो टावर पूरा का पूरा है ना। कमाल की बात। मैं इस घटना को आज तक भूल नहीं पाया। और इसके बाद मैं अपने घर वापसी, उस लड़की से जिसे मैं प्रेम करता था, स्कूल में मिला करता था, और वो तो नाराज हो गई थी। उसके मनाने में ही मुझे महीनों लग गए थे। तब जा कर के वो मानी थी। वो मेरे किसी बात का विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। वो कह रही थी कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा आज के युग में होता नहीं है, तुम जरूर किसी और लड़की के साथ गए होंगे। लेकिन मैं समझाता रहा कि मैं अपनी जान बचाया हूं रात भर। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, अब मैं आपको यकीन कैसे दिलाऊं। और तब जाके धीरे धीरे मैं उसको समझा पाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी निखिल फोटोग्राफर की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। फिर दोस्तों, हम मिलते हैं कल एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।